हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। यह है हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 10th और जो सवाल आपको दिख रहा है ये है CGL 2017 प्री का। और ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज में। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ना और सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, आइए। 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण ने 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि दोनों का जो है प्राप्त मिश्रण 45% एल्कोहल हो जाए। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ लॉजिक के बेस पे, कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं। ठीक है। तो 30% एक एल्कोहल है, मान लेते हैं ए है, और दूसरा बी एल्कोहल है, उसमें 50% एल्कोहल की मात्रा है। ठीक है। इन दोनों को मिला के जो है मुझे 45% करना है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि रेशियो 5-15 का बन रहा है, यानी कि 1 और 3 का बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। देखो, इस तरह से हम लोग फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल CGL प्री 2017 का है, 69 नंबर। एक व्यक्ति 10,000 के कुछ भाग 5% तथा शेष भाग को 6% ब्याज की दर पर निवेश करता है। 5% की दर पर निवेश किया गया भाग 6% की दर पर निवेश किया गया भाग से 76.5 रुपये अधिक है, या कह सकते हो कि अधिक अर्जित करता है। तो 6% की दर पर कितना रुपए निवेश किए गए थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिक के बेस पे बनेगा, ये है ना। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन वैसे ही बनेगा। कोई ट्रिक नहीं इसमें काम करेगा, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से समझें। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, जिसमें से वो उसके 2 पार्ट करता है। एक को 5% के हिसाब से लगाता है, ठीक है, सूद पे लगा रहा है, और दूसरे को 6% के हिसाब से जो है सूद पे लगा रहा है। तो 5% दर का जो निवेश किया गया है वो 6%, मतलब देखो एक बात क्या होता है ना, 5% जो दर लगाया गया है ना, और जो 6% दर लगाया गया है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इवन 5% जो लगाया गया वो 6% वाले से 76 रुपये ज़्यादा है। इस तरह से लिखा गया इसको कि इतना रुपये ये ज़्यादा है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले रुपये तो हमारे पास 10,000 है, टोटल रुपये इसी में से बांटा गया होगा। मान लेते हैं कि x और 10,000 माइनस x 2 रुपये हमारे बांट दिए गए। x को लगाया 5% के हिसाब से और इसको लगाया होगा 6% के हिसाब से। तो अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि x का 5% बराबर 10,000 माइनस x का 6% माइनस x का 6%, x का 5% इज इक्वल टू 10,000 माइनस x का 6%। अब 76 रुपये, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है तो इधर ऐड होगा, ठीक है ना, प्लस 76.5। इतना कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5% को हम 1/20 लिखते हैं, तो x/20 से हम लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे अगर, तो इसको 6% को 6/100 लिखेंगे अगर हम, तो 3/50 लिख सकते हैं। 10,000 माइनस x इंटू 3/15 प्लस 76.5। बस सॉल्व करते जाना है। तो x/20 इक्वल टू, ये काम कर लो आप, 3,000 नहीं, सॉरी 30,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 है ना, माइनस 3x/50 तो नीचे रह ही जाएगा, प्लस 76.5। ठीक है। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने पहले बना लिया होगा, ये देख के बना लेते हो तो अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। 30,000 बटा 50 में लिख सकता हूँ, माइनस 3x/50 में लिख सकता हूँ। ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर विल बी सेम। ठीक है। अब देखो, ये अगर 50 है तो ये कट जाएगा। इसमें कितने बार में कटेगा? 50 6 बार में कटेगा, 600 यहाँ पे आएगा, और ये तो नहीं कटेगा, तो इसको आप इधर ला सकते हो। तो x/20 यहाँ पे माइनस में, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 3x/50। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 600 प्लस 76.5। ये तो 676.5 बन जाएगा, इसे ही जोड़ के मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या बनेगा? तो ये 100 नीचे आएगा, दोनों का एलसीएम 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 676.5।
ये 100 इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहाँ से 100 ख़त्म होगा। 6 और 5 11 होगा क्या, 11x बराबर, अब यहाँ पे x है तो 11 उधर जाएगा, तो यहाँ मैं 11 लिख सकता हूँ इस तरह से, यहाँ हटा के, ये इसका आ गया, तो काट दीजिए इसको। देखिए ये 11 से डिवाइड होगा, कैसे होगा, 7 5 12 हो रहा है, अल्टरनेटिव हम लोग ऐड करते हैं 11 में, 7 5 12, 6 6 12, 12 12 माइनस 0 हो रहा है, तो ये 11 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, देखिए 6 बार में 66 आया, एक बार में, फिर 5 बार में 61.5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 61.5650 रुपये। ये जो हमारे आ रहे हैं ना, ये हमारे x की वैल्यू आ रही है। तो हमसे पूछा क्या गया है सवाल में कि तो 6% पे लिया गया ब्याज कितना था, तो x पे तो 5% हमने लिया था, तो 10,000 में से आप 6150 माइनस कर दो, ठीक है, 10,000 में से क्या करो, 150 माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है आपके सामने, कहा क्या गया ना कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है या बचाता है, जो कि उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। दो व्यक्ति हैं हमारे, पहला तुलसीराम है और दूसरे कश्यप जी हैं, ठीक है। कहा क्या गया है कि ध्यान से समझोगे तो पता चल जाएगा कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। ये ज़्यादा ले रहा है पैसा, ये कम ले रहा है। कितना ज़्यादा ले रहा है, तो 20% ज़्यादा ले रहा है। तो अगर ये 100% रहा होगा या 100 यूनिट अगर रहा होगा तो 120 यूनिट हो जाएगा ये, क्योंकि 20% ज़्यादा है ना। यूनिट मान के चलो, परसेंटेज मान के मत चलो, बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे यूनिट आ गए। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है। अब देखो तुलसीराम जो है 4% बचा रहा है, इस 4% की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 720 रुपये दी गई है। तो कश्यप का वेतन नहीं निकाल लेंगे क्या हम लोग, 120 का 4% बराबर इतना दिया गया, तो इसको ऐसे कर लेंगे, 120 का 4% बटा 100 बराबर 720 दिया गया है। 100 को उधर भेज दीजिए, फटफट कैलकुलेटर जो है अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब 4 को नीचे ले आइए, 4 यहाँ से ख़त्म हुआ, फिर 120 को भी नीचे ले आइए, आ गया हमारा 100 का वैल्यू, ठीक है। देखो 12 छक 72, 25 25 छः का 150 होगा ना, 25 छः का 150 होता है। 150 हमारे एक की वैल्यू आई बाबू, ठीक है, 150 हमारे एक की वैल्यू, हमको निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 00 दे दीजिए लास्ट में, 15,000 हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन ए में है। इसमें कोई दिक्कत था क्या? फिर से एक 5 सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सीजीएल प्री 2017 का। एक व्यक्ति का जो सैलरी है ना, वो 2007 में 8,80,000 रुपये था, ठीक है, जो कि मतलब 2006 से 10% ज़्यादा था उसका। मतलब ऐसा है ना कि उसका वेतन जो है 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो बढ़ा हुआ वेतन हमारा कितना है, 8,80,000। तो 2006 में उसका वेतन कितना होगा, 8 लाख होगा। कैसे होगा 8 लाख, देखिए आपको समझ में ही गया होगा। 2006 में जो है 100% था मान लीजिए, तो 2007 में क्या रहा होगा, 110% रहा होगा, क्योंकि 10% का इंक्रीजमेंट हुआ। तो 8,80,000 दिया गया है ना, ये इतनी की वैल्यू दी गई है। तो काटो, 8 बार में कट जाएगा, जो जीरो देना है क्या करना है कर लो, 8 लाख रुपये आंसर आ जाएंगे हमारे। 72 नंबर सीजीएल प्री 0.001 इज़ इक्विवेलेंट टू, मतलब ये जो दिया गया है ना, ये वैल्यू आपकी दी गई है फ्रैक्शन की, ठीक है, विन की वैल्यू दी गई है, परसेंटेज मत समझना उसको। तो उसको परसेंटेज में निकालना है। तो जब परसेंटेज में निकालना होता है ना फ्रैक्शन, तो हम सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, फ्रैक्शन इंटू 100, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कर लीजिए 0.001 इंटू 100। देखिए 2 जीरो से आगे वाले 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा खिसक के, तो 0.1% हो जाएगा। इस चीज़ को समझे। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कि एक हमारा एक फ्रैक्शन है, मान लो एक, तो ये कितना परसेंट है, तो एक को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100%। और आपको पता ही है कोई भी चीज़ अगर संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये सिंगल है, एक है, या उसे फ्रैक्शन के माफ़ कीजिएगा, या उसे हम परसेंटेज के फॉर्म में 100% बोलते हैं, और फ्रैक्शन के फॉर्म में उसे हम 1 बोलते हैं। अगर कोई चीज़ 2 है, यानी कि ये 200% है। फ्रैक्शन का फॉर्म, परसेंटेज का फॉर्म, बस हम क्या करते हैं, इधर से इधर जाने के लिए 100 से गुना करते हैं, और इधर से इधर आने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। यदि 24 कैरेट सोने को 100% मान लिया जाए शुद्ध,
जैसे कि हम सब जानते हैं 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध होता है, तो 22 कैरेट सोने का शुद्ध सोने से क्या परसेंट है? तो सिंपल है ना, लगा लीजिए ये वाला 22 गुना 100/24 आंसर आ जाएगा हमारा। 4 से काटिए 6 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 3 11, 11 गुना 25/3, 11 गुना 25/3, 25 है ये, 23 मत समझना। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो कर दो। 8.333 आएगा, ठीक है, 8.333 आएगा लगभग ये। और इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 8 3 3 3 3 8, इस तरह से आ जाएगा, 3 3 6, 8 3 11, यस। और 91 समथिंग आ रहा है, दे रहा है क्या ऑप्शन में हमारा? दे रहा है बी नंबर में। इस तरह के सवाल जो है आपको उलझा सकते हैं, ये वेन डायग्राम से बनेगा। क्या लिखा गया कि एक परीक्षा में 52% छात्र जो हैं हिंदी तथा 42% छात्र जो हैं अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 17% छात्र दोनों ही विषय में असफल हो जाते हैं, तो कितने परसेंट जो है छात्र दोनों विषय में सफल हुए? देखो, इसको समझने के लिए मैं बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। मान लो एक क्लास में 100% लोग हैं, लोग नहीं, मेरा मतलब बच्चे हैं, छात्र हैं, ठीक है। इस 100% में से 52% क्या है ना, कि क्या हो रहे हैं कि हिंदी में फेल हो जा रहे हैं, हिंदी में लटक गए, ठीक है। उसके बाद 42% बच्चे जो हैं क्या हो रहे हैं कि क्या में फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में लटक गए। तो ऐसे तो अगर आप देखोगे तो देखो कि 2 2 4 और 5 4 9, 94% बच्चे फेल हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया ना कि 17% बच्चे जो है ना वो हिंदी में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। यह है बच्चे ऐसे महानुभव जो इसमें भी लटके हैं और इसमें भी लटके हैं, 17%, यानी कि 17% इन दोनों में ही कॉमन होगा, तो 17% यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। 14 में से 7 गया 7, और 8 में से 1 गया 7, 77% बच्चे जो हैं टोटल फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, तो पास हुए होंगे 23%, यही है ना, सी में दे रहा है। अब देखो, इसको समझने के लिए एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग, ये तो खैर ऊपर से गया हो बहुत से लोगों का। देखिए, जैसे मान लो कि ये हमारा सर्कल मैंने बनाया, ये हमारी हिंदी है, ये हमारी इंग्लिश है, ठीक है। ये बच्चे हैं जो फेल हुए हैं बेसिकली, तो 17% बच्चे जो हैं दोनों में फेल हुए हैं। समझ गए मेरी बात को? या पहले इसको ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ कि हिंदी में फेल हुए बच्चे कितने हैं भाई, तो हिंदी में फेल हुए बच्चे हैं 52%, इंग्लिश में फेल हुए बच्चे हैं 42%, 17% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हुए हैं। तो 17% इधर से भी माइनस होगा, 17% इधर से भी माइनस होगा, तो 52 हट जाएगा यहाँ से। 52 में से 17 माइनस अब करो, 52 में से 17 माइनस करोगे तो आपको आएगा 35, 42 में से 17 माइनस करो आपको आएगा 25 आएगा, यानी कि ये बच्चों का प्रतिशत है, ठीक है। हिंदी में शुद्ध फेल होने वाले 35%, इंग्लिश में शुद्ध फेल होने वाले 25%, सब जोड़िएगा तो आपका आएगा टोटल जोड़ के 77%। पास होने वाले कितने हैं, 100 में से माइनस कर दो, 23 आएगा, ठीक है। आसान रहता है ये सब। इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में बहुत आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। MTS में तो ज़्यादा पूछे जाता था पहले, लेकिन अब तो MTS में बंद हो गया। हालांकि कहा गया कि एक छात्र में को जो है विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, ओके, और भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत जो है 46% हो जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि उसको जो है 46% प्राप्त करना है, ठीक है। 46%, 46% को लेके आना है, तो 46% लेके आना, चलिए ठीक है। कितना में से 46% लाना है उसको, तो टोटल नंबर में से, टोटल नंबर नहीं दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है टोटल नंबर 500 है, जिसमें से 300 विज्ञान के हैं और 200 भाषा के हैं। भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली कुछ भी हो सकता है। तो 500 का 46% कितना होगा बताइए मुझे, 230 होगा क्या? 23 दूना 46 होता है ना, 230 नंबर हो गया, यानी 230 नंबर उस बच्चे को लाने हैं। ऑलरेडी जो है साइंस में 300 में से कितने आ चुके हैं, 32% अंक आ चुके हैं। तो 300 का 32% कितना होगा, 32 तिहाई 96 नंबर बच्चा हमारा ला चुका है। तो लाना उसको कितना और है, तो 230 में से इसको माइनस कर दो, तो 230 में से 96 जब माइनस आप करोगे तो आपको आएगा 10 में से 6 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 134 नंबर उस बच्चे को और लाना है, ठीक है। हमारा जो भाषा का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का, वो 200 नंबर का है टोटल, तो इसमें से कितना परसेंट लाना होगा, तो 134 नंबर लाना है इसको और इसमें। तो 134 जो है 200 का कितना परसेंट होगा, तो इसको कर लीजिए,
6 और 7, 67% उसको और लाना है। इस चीज़ को समझे क्या अच्छे से? हाँ, मैं एक और डिटेल में बता देता हूँ। टोटल नंबर उसको जो है 500 था, मेरे पर्सपेक्टिव से समझो, ठीक है। टोटल नंबर 500 था, जिसमें साइंस में से उसने जो है 32% ले आए थे, यानी 96 नंबर ले आए थे। तो लैंग्वेज में और कितना लाना था कि उसका टोटल नंबर 230 हो जाए। तो मैंने माइनस कर दिया इसमें से 230 में 96 गया, 134 आया हमारा। 134 200 कितना परसेंट होता है? तो 67% होता है। काम खत्म। ये वाला क्वेश्चन 76 नंबर सक्सेसिव मेथड से आया हुआ है, तो उसी तरह से बनेगा। अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। एक गांव की जनसंख्या जो है इतना दी गई है, कुछ भी हो आई डोंट केयर, और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? मान लेता हूँ कि आज 2023 चल रहा है, मान लो, ठीक है। तो जो 2023 में इस गांव की जनसंख्या जो है हमारी कितनी दी गई है? 67,600। इतने लोग हैं वहाँ 2022 और 2021। 4% की दर से बढ़ रही है। तो अगर मैं 100% मानता हूँ ये वाला, कि 100% यहाँ पे था, तो यहाँ पे 104% हुआ होगा। और यहाँ पे क्या होगा? 104 का 104% हुआ होगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है उसी तरह से, ठीक है। तो 104 का 104% रहा होगा अभी का जो पॉपुलेशन है वो, ठीक है। तो पूछा गया कि 2 साल पहले जो है जनसंख्या क्या थी। तो देखिए अभी का जनसंख्या तो मुझे पता ही चल रहा है ना, तो निकाल लेंगे 100 का वैल्यू। देखो अभी का जनसंख्या कितना है? 104 का 104% बराबर 67,600। परसेंटेज के लिए हम क्या नीचे 100 लगाते हैं? क्या लगाते हैं ना? इस 100 को हम यहाँ भेज सकते हैं, क्या भेज सकते हैं ना? बटा 104 गुना 104 यहाँ हम ले सकते हैं, यहाँ से काट के, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हम 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल इतने की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो 26 चौका 104 होता है, 26 गुना 26 676 होता है ना। 26 चौका 104 और 26 यहाँ पे 100 आया ऊपर में, 4 से गया 25 बार में, 4 से गया 25 बार में, 25 गुने 25 कितना? 625 हुआ क्या? 1 की वैल्यू 1% की, तो 100% की वैल्यू क्या? 625 पे 2 जीरो होगी क्या? तो यानी कि आज से 2 साल पहले 625 पे 2 जीरो, यानी कि इतना 62,500 जनसंख्या रही होगी क्या? बिल्कुल रही होगी। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों का वेतन जो है इक्वल है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है? ऐसे कर लो इसको। देखो राम जो है हमारा और श्याम, अब दोनों का वेतन सेम है, ठीक है। राम कितना बचा रहा है? तो 14% बचा रहा है। श्याम कितना बचा रहा है? तो 22% बचा रहा है। आगे क्या बताएगा? ये दोनों का वेतन बराबर हो गया और श्याम 1540 रुपये बचत करता है, तो राम का बचत कितना है? श्याम कितना बचत कर रहा है? 1540 रुपये। तो 22% पर और 1540 तो पहले ही दिया गया है, तो 100% की वैल्यू नहीं निकल जाएगी क्या? ठीक है, तो निकल जाएगी। कितना होगा? 22, ये एक्चुअली 7 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा, तो 7,000 के समथिंग इसका जो है वेतन होगा। कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो 7,000 का 14% कितना होगा? 14 7 98, 980 रुपये। समझे इस चीज़ को? देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ अच्छे से। 980 रुपया होगा। इस चीज़ को समझिए कि भले ही दोनों अलग अलग बचत कर रहा है, लेकिन दोनों का वेतन जो है वो इक्वल है। तो 22% की वैल्यू मेरी 1540 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी गई है। कितना रुपया है? तो मुझे 14 का निकालना था, तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि 1540 बटा 22 गुना 14 कर दीजिए। 7 0 14 7 98 हुआ 980। ठीक है। 78 नंबर छोटा सा और फिर से प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया है कि यदि ए का 120% बी के 80% के इक्वल है, तो बी प्लस ए बाई बी माइनस ए किसके बराबर है? करते हैं। देखो ए का जो है 120%, बी के 80%, इसको खुद से बनाने का प्रयास करें आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का 120% बी के 80% के बराबर है, यही है ना? कर लीजिए। बटा 100 दे दो यहाँ, फिर यहाँ 100 दे दो। 100 ख़त्म हो गया, 0 0 ख़त्म हो गया। ये हमारा 4 से ख़त्म होगा 3 बार में, ये हमारा 4 से ख़त्म होगा 2 बार में। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 3a बराबर 2b है। ठीक है, 3a बराबर
2 भी है। तो v की वैल्यू या a की वैल्यू पता कर लो, काम हो जाएगा हमारा। तो b की वैल्यू क्या होगी 3a/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.5a, ठीक है, 1.5a। यानी कि आप देख सकते हो कि b जो है ना वो a से 1.5 गुना है, तभी तो बराबर जा रहा है ना उसके। b जो है वो a से 1.5 गुना है, यानी कि b बराबर अगर 1.5 है ना तो a बराबर क्या है 1 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखिए, b प्लस a लिखा गया है बाई b माइनस a लिखा गया है। b की वैल्यू 1.5 दी गई है, 1.5 प्लस 1 और 1.5 माइनस 1, 1.5 1 2.5 हो गया, 2.5/0.5, 5 बार में कट गया, आंसर आ गया हमारा। अब 17 आनी है तो खुद बना लीजिए, तो मैं बता देता हूँ। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना, नहीं तो नहीं समझोगे। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। देखो 3 तरह की संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर्स। तो पहली संख्या जो है दूसरी माफ़ कीजिएगा, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% या 40% कम है। यानी कि अगर ये 100 है ना तो ये 80 है और ये 60 है। ओके, यही है आपका। तो बोला गया है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितनी छोटी है, तो 25% छोटी है। कैसे छोटी 25%? देखो 20 छोटा दिख रहा है आपको, और 20 80 का 25% होता है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है, क्या हो रहा है। यदि a का x% b के y% के बराबर है, तो जो है हमको पता क्या करना है कि b का z% कितना होगा। इसको ऐसे लिखिए, आप पहले समझ लो, हो सके तो कोशिश भी करो खुद से बनाने का। a का x% b के क्या है y% के बराबर, b के y% के बराबर है। नीचे में अगर 100 दीजिएगा तो 100 यहाँ भी पड़ेगा, 100 यहाँ भी पड़ेगा, बाद में एलिमिनेट होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें b के परस्पेक्टिव में z% की वैल्यू निकालनी है। तो हमें b को हाथ में लेकर चलना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो b को हाथ में पकड़ लीजिए यहाँ पर। तो b बराबर y नीचे जाएगा ना, a इंटू एक्स को ax में लिख सकता हूँ, ax/100 बिल्कुल लिख सकता हूँ। पूछा क्या गया है b का z%, तो b का z% तो यही होगा ना, b का z% बराबर यही होगा ना। अब नीचे 100 देना है नहीं देना वो आपकी मर्जी, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, बराबर ax/z। v की वैल्यू ये है, यहाँ पे z ऐड हुआ तो यहाँ पे भी z ऐड होगा ना, ठीक है। तो इसको देखो, इस तरह की चीज़ कहाँ लिखी गई है, axz y कहाँ पे लिखी गई है, देखो ज़रा ध्यान से। परसेंटेज का साइन यहाँ नहीं छोड़ना है, लेके चलना है। तो ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है ये चीज़ कि zx पलट के लिखा गया है थोड़ा सा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से लिखा गया है कि zx/y ऑफ a, समझे। तो ये लेकर चलना पड़े। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो जिसके बारे में पूछा गया उसको पकड़ लीजिए हाथ में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे तो 2-3 बार बैक टैप करके देख लेना। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी परसेंटेज के क्वेश्चंस की, हो सके नई चीज़ें भी सीखी होगी आपने यहाँ पे। कल के लिए जो है आपका 81 एंड 82 ये आपका होमवर्क है, तो इसको कर लेना। दोनों ही मेंस के क्वेश्चन हैं और थोड़े से ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड नहीं है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।